नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज बात हम करेंगे जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है। हालांकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो भी विपक्ष है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम बन गए हैं। अभी तक तो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ही ये आरोप लगाए जाते रहे थे। जितने भी सेकुलर पार्टियां जो अपने को कहती हैं वो बार बार यही बात कहा करती हैं और यही वजह है कि 23 जून को पटना में जब विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई गई उसमें AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नहीं बुलाया गया। कोई भी पार्टी जब गठबंधन करती है तो उसमें ओवैसी का जिक्र नहीं होता है। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम बनती जा रही है। अब इसके क्या मायने हैं, आज इसी पर बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि मैं भारत की राजनीति की लैला हूँ। बहुजन समाज पार्टी से बहुत सावधान रहना, वो अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए बीजेपी से। एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है बम्बई के। मैं इलेक्शन कैंपेन में था तालाब कट्टे में या कहीं पर, तो बोले भाई बहुत जरूरी बात करना है, आप जरा फोन बात करो। ये बात उठी कैसे? ये बात तब उठी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से कहा कि UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उन्होंने बात कही। उसके बाद से ये चर्चा होने लगी है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हर हाल में संसद में ये बिल लाया जा सकता है। तमाम पार्टियां किसी न किसी बहाने पर इसका विरोध कर रही हैं। कल तक आम आदमी पार्टी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ थी। मैंने खुद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान देखा और सुना। उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सिखों के लिए अलग से पहले से कानून है और अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो फिर आदिवासी समाज का क्या होगा, पूर्वोत्तर राज्यों में ये कैसे लागू हो सकता है। ये बात उन्होंने कही थी। यानी एक तरीके से आम आदमी पार्टी का स्टैंड पहले यही था कि वो UCC के खिलाफ है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने यू टर्न ले लिया। यू टर्न का मतलब कल तक जो बात थी वो आज बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संदीप पाठक। वो कहते हैं कि हम सैद्धांतिक रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन करते हैं। इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और इस पर आम सहमति होनी चाहिए। लोगों से इस बारे में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा, इस पर लोगों की राय लेनी चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन हम UCC का समर्थन करते हैं। अब इस बात से ही ये सवाल उठ खड़ा हो गया और ये आरोप लगने लगे कि क्या अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे बीजेपी की तरफ झुकते जा रहे हैं। ये सवाल उस दिन भी उठा था जब 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले केंद्र सरकार के अध्यादेश का मामला उठाते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। यानी तब भी खेला भंडोल हो गया था और उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ठीक है, वो जैसा सोचते हैं वो सोचते हैं, हम अलग लाइन पर हैं। तो अभी से ये लगने लगा ये जो विपक्षी एकता की बात थी उससे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अलग निकल गए। अब अगर नीतीश कुमार के बयानों पर गौर करें तो फिर ये तो यही लगता है कि जो भी विपक्षी एकता से अलग हुआ वो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है या उससे उसको फ़ायदा होने वाला है। इसमें हम नवीन पटनायक का जिक्र कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश वाले YS जगनमोहन रेड्डी की बात कर लें या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बात कर लें। आप सब ये जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पर तमाम सेकुलर पार्टियां, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, JDU हो, सब यही कहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं। उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता रहा है। इसीलिए कोई उनके साथ न जुड़ना चाहता है न दिखना चाहता है। न जाने ओवैसी ने इस सवाल का जवाब एक बार नहीं हज़ारों बार दिए होंगे। तमाम इंटरव्यूज में मैंने खुद इस पर सवाल किया, वो खुद जवाब देते हैं, आंकड़ों के साथ जवाब देते हैं। बिहार में मुझे याद है 2020 में जब ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक चुन लिए गए थे, जीत गए थे और फिर महागठबंधन में जो थी RJD और कांग्रेस, वो उस वक्त बिहार में सरकार नहीं बना पाई तो ठीकरा किस पर फोड़ा गया? ओवैसी पर, कि अगर ओवैसी
अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारते तो शायद आरजेडी और कांग्रेस की मिलीजुली वहाँ सरकार बन गई होती। तो तब की सेकुलर पार्टियों ने ओवैसी को कसूरवार और गुनहगार बता दिया कि सरकार नहीं बनी, आप बीजेपी के हाथों में खेल गए। आंकड़ों के साथ ओवैसी इस बात का जवाब देते हैं और कहते भी हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी कितनी सीटों पर लड़ी, पर फिर भी बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में। 2019 का भी जिक्र करते हैं कि हम कई सीटों पर नहीं लड़े, कांग्रेस ही नहीं लड़ पाई, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, सेकुलर पार्टियां जो उनको बीजेपी की बी टीम कहती है वो नहीं लड़ पाई और फिर भी बीजेपी जीत गई। इसमें उनका क्या कसूर है? लेकिन ये आम धारणा विपक्षी की तरफ से एक परसेप्शन बनाई जाती रही है ओवैसी के बारे में कि बीजेपी की बी टीम है। अब यही परसेप्शन बनाने की कोशिश अन्य विपक्षी पार्टियों की, अभी तक तो आम आदमी पार्टी भी विपक्षी पार्टी है, अन्य विपक्षी पार्टियां भी शुरू कर दिया है इन्होंने एक तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में, खास तौर से कांग्रेस। अभी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल अध्यादेश पर समर्थन लेने के लिए, यानी अध्यादेश के खिलाफ में दूसरी पार्टियों से समर्थन लेने के लिए कई नेताओं से मिले थे। मुझे याद है अखिलेश यादव से भी लखनऊ में मिले थे। अखिलेश ने कहा भी था कि हम अध्यादेश के खिलाफत में आपके साथ हैं। अब अखिलेश यादव को क्या लग रहा होगा? ये तो उनके लिए भी यूपी में मुश्किलें बढ़ गई। ठीक है, आम आदमी पार्टी का बहुत कुछ नहीं है यूपी में, गठबंधन होता भी तो उनको तो कोई सीट मिलती नहीं, ये विपक्षी एकता में अगर वो होते तो। लेकिन कहीं ना कहीं सबकी पोजीशनिंग जो है वो गड़बड़ दिखने लगी है। अखिलेश यादव को लग रहा होगा कि भैया इनके साथ हम खड़े थे, आज वो कैसे हम यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और वो यूसीसी के समर्थन में चले गए। और कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, आपको इससे पहले के वाकये भी बताते हैं। जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 है उसको हटाने को लेकर जब संसद में बिल आया था, तब भी बहुत आश्चर्यजनक तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस बिल का समर्थन कर दिया था। मुझे उन दिनों अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर का विकास होगा, जो अब तक विकास से दूर है। ये बात उन्होंने कही थी। मतलब हद की बात है। जो बीजेपी के सहयोगी थे उनमें से भी कई सहयोगी पार्टियों ने 370 के मामले में बीजेपी का विरोध किया था, क्योंकि उनको लगता था ये बीजेपी का एजेंडा है। और सच भी है, संघ के 3 सबसे बड़े एजेंडे, जब मैं संघ की बात करता हूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, कि राम मंदिर का निर्माण हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हो, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर अब बीजेपी के पिच पर केजरीवाल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। उस वक्त बीजेपी की सहयोगी थी, एनडीए का हिस्सा था जेडीयू ने संसद में 370 का विरोध किया और आम आदमी पार्टी ने 370 में राज्यसभा में समर्थन कर दिया इस बिल का, जो मोदी सरकार ये बिल लेकर आई थी धारा 370 का। तब भी लोगों ने ये बात कही थी, तब भी ये सवाल उठे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम तो नहीं है, क्योंकि उसका स्टैंड कई बार ऐसा हो जाता है। हाल फिलहाल में साल 2020 का मुझे वाकया याद आ रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया था जब केंद्र सरकार नया फार्म लॉ लेकर आई थी। 3 कानून आए थे, ऑर्डिनेंस आए थे, इनफैक्ट अध्यादेश आए थे। उसके खिलाफ में कितना बड़ा आंदोलन हुआ था किसानों का, साल भर से अधिक आंदोलन चला था और पूरा हरियाणा, पंजाब से लेकर यहाँ गाजियाबाद तक किसान आंदोलन फैला था। जगह जगह किसान महापंचायती हुई थी, कितना बवाल हुआ था। आनन फानन में इधर से अध्यादेश आया और इन 3 में से एक फार्म लॉ को, जो अध्यादेश को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नोटिफाई भी कर दिया था। तब भी इस तरीके के सवाल उठे थे कि क्या केजरीवाल बीजेपी के बीच में ही तो बैटिंग कर रहे हैं। तो कई बार ये सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, क्या कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये जो नया यू टर्न लिया आम आदमी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर, उससे सब हैरान हैं। मुझे जो जानकारी मिल रही है, अरविंद केजरीवाल भी इस बात पर हैरान हैं। जिन जिन लोगों से हाल फिलहाल में मिले थे, उन सब, वो सारे नेता जैसे केजरीवाल मिले थे, सब हैरान हैं कि आखिर हो क्या गया है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में करना क्या चाहती है? अगर यही उसका स्टैंड रहा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही मदद कर रही है, ये कहा जा रहा है। और अगर बीजेपी को मदद करते दिख रही है तो वो सवाल उठता है कि क्या वो बीजेपी की बी टीम है। जो आरोप अब तक असदुद्दीन ओवैसी पर लगते रहे हैं, वही अब अरविंद केजरीवाल पर वो टैग चस्पा करने की कोशिश एक तरीके से दूसरी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। क्या आपको भी लगता है
कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के बीच पर बैटिंग कर रहे हैं या कुछ अलग खेला कर रहे हैं? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, बताइएगा ज़रूर। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।